बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिवड़ा ऑस्मोसिस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हम कहते हैं कि अगर आप दो सॉल्यूशंस ले लें, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, एक तरफ सॉल्यूशन है और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि उधर प्रेशर ज्यादा था, उसको वो कम कर देते हैं और एक टाइम आता है कि ये जो फ्लो है ये रुक जाता है। वो कह रहे हैं कि अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ऐसे सॉल्यूशन लें कि अगर इधर से लेफ्ट साइड से जो प्रेशर लग रहा है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, वो और जो राइट साइड पे सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूट के पार्टिकल जो प्रेशर लगा रहे हैं, अगर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएं तो फिर कोई फ्लो नहीं होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से भी। और हम फिर ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं, या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं कि जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर। उसके बाद है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस तरह आप गैस लॉज की बात करते हैं, आइडियल गैसेस के लॉ होते हैं, इसी तरह ये साइंटिस्ट का नाम है वांट ऑफ, इसने स्टडी किया था डाइल्यूट सॉल्यूशंस को, तो इसने कहा था कि जिस तरह आइडियल गैसेस के बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह लॉज हैं, उसी तरह आपके इनके ऊपर भी जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर भी लॉज वही वाले अप्लाई किए जा सकते हैं। तो फिर उसने इन्हीं लॉज को अप्लाई किया सॉल्यूशंस के हवाले से। जैसे वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, इसने बॉयल्स लॉ था ना, प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम ऑस्मोटिक प्रेशर की चूंकि बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से शो करते हैं, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अच्छा, बॉयल्स लॉ तो वॉल्यूम से रिलेट है ना, तो वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के उल्ट है। यानी सी जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू वन ओवर वी, जितना वी ज्यादा होगा सी उतना कम हो जाएगा। तो आप वी के हिसाब से भी लिख सकते हैं या सी के हिसाब से बता दें कि पाई और सी डायरेक्टली है इक्विलिब्रियम, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी में लाएंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो पाई ओवर सी के आ जाएगा। सी को अगर वी से रिप्लेस करेंगे तो फिर पाई वी इज इक्वल टू के आ जाएगा, जो बिल्कुल बॉयज लॉ की तरह की इक्वेशन बन जाती है। दूसरा है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। जैसे गैसेस में हम कहते हैं कि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है अगर आपने उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हो। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि पाई और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पाई ओवर टी जो है वो के बराबर, और अगर हम इसको पी से प्लेस कर दें पी ओवर टी इज इक्वल टू के, ये बिल्कुल उसके प्रेशर टेम्परेचर लॉ फॉर गैसेस की तरह ही है। फिर है वांट ऑफ एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ गैसेस के हवाले से हमने बात की थी कि अगर दो गैसेस का पी बी और टी आप सेम कर दें तो उनके नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। या दो गैसेस के अगर पी और टी कांस्टेंट हैं तो अगर एक ही गैस का पी और टी कांस्टेंट है तो फिर उसका नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ भी वही किया हुआ है कि जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बी को भी कांस्टेंट कर दूं और टी को भी कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, सॉरी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है, और आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर बच गया वो नंबर ऑफ मोल के जितने मालिक्यूल वहां ज्यादा होंगे उतने वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई कर रहे होंगे। इन लॉज को अगर आप कंबाइन कर दें, यानी ये बॉयल्स लॉ था, ये आपका प्रेशर टेम्परेचर लॉ हो गया, ये एवोगाड्रो लॉ होगा, तीनों को कंबाइन कर दें ये कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट यहाँ पे वो कहते हैं कि जो गैस कांस्टेंट है वही इस्तेमाल होता है, तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, बिल्कुल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की तरह ही है। तो इसे हम ऑस्मोटिक यानी जो प्रेशर के हिसाब से जो इक्वेशन बनी है ये बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ही है। वाट ऑफ लॉ, रोड्स लॉ, दोनों में क्या चीज कॉमन है? रोड्स लॉ भी कहता था कि आप उस वो सोल्यूशन जिसमें आपका सल्यूट के पार्टिकल बहुत थोड़े हैं, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो वो, और वो जो आपका सल्यूट है वो एक तो अमाउंट में कम हो, दूसरा नॉन वोलाटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो वो और रोड्स लॉ आइडियलिटी की तरफ मूव करता है। तो अब वांट ऑफ ने भी यही कहा है कि ये वांट ऑफ के दिए हुए लॉ भी तब ओबे होते हैं अगर आपका सोल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट हो। तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने से ये चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है लिमिटेशन में कि डेविएशन फ्रॉम दिस लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जितनी आप कंसंट्रेशन सल्यूट की ज्यादा करते जाएंगे उतनी उसकी डेविएशन भी ज्यादा होती जाएगी उस पार्टिकल में से, उसके आपके जो लॉ है उससे उसकी डेविएशन ज्यादा होती है। एमसीक्यू के तौर पे भी पॉइंट बन सकते हैं।
अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके प्रूव में वो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी को यूज करके बता रहा है कि पाई और सी जो है वो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के बदलने से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज होने से चूंकि चेंज हो रहा है, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी यही होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद है जी थर्मोडायनेमिक। एक ये लास्ट तक एक अलग क्वेश्चन बनता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक शॉर्ट अलग हो जाता है, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अलग से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को थर्मोडायनेमिकली यानी टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर को सामने रखते हुए उसकी डीलिंग बताएं हमें, उसकी वेरिएशन वगैरह वो बता दें। तो उसके लिए इक्वेशन हमारे पास है पाई इज इक्वल टू आर टी ओवर पी वन स्केयर नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट ओवर पी। यहाँ पाई से मुराद ऑस्मोटिक प्रेशर है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वी वन नॉट उस सॉल्वेंट जो वहां पे यूज हो रहा है उसका मोलर वॉल्यूम है, यानी एक मोल सॉल्वेंट तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो वी वन नॉट, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया, और पी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया। ये भी इक्वेशन ड्राइव की इसने, ये हम जो रोड्स लॉ वगैरह वाले इक्वेशन पढ़ते हैं वहीं से वो ये इक्वेशन ड्राइव की जा सकती है। मोल फ्रैक्शन, ये पी नॉट ओवर पी नॉट है, मोल फ्रैक्शन के बराबर था ना, आपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले पॉइंट के साथ, ये पी इक्वेशन तो थी ना, पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स वन वोल्ट्स लॉ वाली, तो वहीं से ये जो है ना इक्वेशन लाई जा सकती है। पर यहाँ आप डायरेक्ट लिख लें, उसमें कोई इशू नहीं। और अच्छा, इसको रीअरेंज किया है जी, पाई वी वन नॉट इज इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग पी नॉट ओवर पी अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, पी नॉट ओवर पी, पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, ये रोड्स लॉ था ना, पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स वन, का पी नॉट को इधर ले आए। तो यहाँ से हमने एक्स वन की जगह रखा तो वन माइनस एक्स टू जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट लेके आ गए, फिर दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें। तो ये भी हमने पीछे हमने फ्रीजिंग पॉइंट में और डिप्रेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ये डिस्कस किया था कि जब नेचुरल लॉग वन माइनस एक्स टू हो तो उसकी हम एक्सपेंड करते हैं, तो इस शक्ल में ये एक्सपेंड होता है, तो बाकी को हम निगलेक्ट कर देते थे, सिर्फ माइनस एक्स टू को ले लेते थे। इनको निगलेक्ट इसलिए किया था कि इनका आंसर वेरी वेरी स्मॉल है, तो सिर्फ माइनस एक्स टू ले लेते थे, इसकी जगह माइनस एक्स टू रखा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो प्लस हो गया, और नेचुरल लॉग पी नॉट ओवर पी जो है वो इसके बराबर आ गया। तो आपने पिछली इक्वेशन में इसी जगह पे ये जो नेचुरल लॉग पी नॉट ओवर पी इसकी जगह में उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये शक्ल बन गई पाई वी वन नॉट इज इक्वल टू आर टी एक्स टू। अच्छा, x2 मोल फ्रैक्शन है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल में हमने कहा कि चूंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद, मोल की तादाद बहुत कम है, उसे नेगलेक्ट कर दें, नीचे वाले में डिनोमिनेटर में ऊपर रहने दें, नीचे नेगलेक्ट कर दें, तो n2 ओवर n1 बन जाएगा, उसकी वैल्यू वहां पे रख लें x2 की जगह, तो ये शक्ल है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, n1 को इधर ले आए, अब n1 है मोल ऑफ द सॉल्वेंट और V1 था एक मोल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट निकल आएगा जितना आपने लिया हुआ है, तो पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी, वो बिल्कुल उसी जनरल गैस इक्वेशन की तरह ही शक्ल बनती है। तो एक इसकी फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म इसकी हम लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो इक्वेशन बनती है, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू ओवर एम टू आर टी, यानी नंबर ऑफ मोल की जगह मैस इन ग्राम और मोलर मास कर दें, तो ये सेकंड फॉर्म होगी। और थर्ड फॉर्म है, अगर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लेके हैं तो वी को इधर डिवाइड कर दें तो ये सी आ जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो तीन फॉर्म्स इसकी बन जाती है। और लास्ट में है जी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसमें एक तीन थ्योरीज हैं, एक कहती है मॉलिक्यूलर सीव थ्योरी, कहती है कि जैसे एक छलनी होती है कि जो उस छलनी के अंदर सुराख हैं, जो जिन चीजों के सुराख उनसे छोटे हैं, उस सुराख से छोटे हैं, वो नहीं गुजर जाएंगी, जो बड़े साइज वाली हैं वो सुराख में से नहीं गुजर सकेंगी। तो ये थ्योरी ये कहती है, लेकिन इस थ्योरी को इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसकी वजह यही है कि बाद दफा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की साइज सैल्यूट से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी सॉल्वेंट ही गुजरते हैं, सैल्यूट के मॉलिक्यूल्स कभी भी मेम्ब्रेन से पास नहीं हुए। तो इस वजह से फिर कहा गया कि ये वाली बात तो ठीक नहीं लगती। एड्सॉर्प्शन थ्योरी, एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना आपने पढ़ा हुआ है कि सरफेस के ऊपर अटैचमेंट होती है, तो ये कहती है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये उस मेम्ब्रेन की नेचर, उसके मटेरियल के साथ एड्सॉर्प्शन शो कर सकते हैं, सैल्यूट के शो नहीं कर सकते, तो इनकी एड्सॉर्प्शन की वजह से
वो पहले एब्जॉर्ब होते हैं और फिर उसमें से पास होके आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन सैल्यूट के पार्टिकल चूंकि उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखते, इसलिए वो उधर आते भी नहीं है और पास आउट भी नहीं हो सकते। ये सेकंड हो गया जी, ये एक्सेप्टेबल है काफी हद तक। और तीसरी है कंसेप्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की बात हमने पीछे भी की थी कि एक स्मॉल कैपिलरी हो तो उसके अंदर किसी लिक्विड का राइज होना। राइज क्यों हो रहा है कि साइडों पे को प्रेशर अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से उसको राइज वो हो रहा है उस कैपिलरी में से, तो उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ये आपने सरफेस टेंशन के टॉपिक के नीचे भी ये वाला पॉइंट कैपिलरी एक्शन वाला डिस्कस किया हुआ है। अब वो वहां पे ये कह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल पोर्स हैं वो ऐसे समझे कि वो स्मॉल कैपिलरीज हैं, तो उन कैपिलरीज में से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आउट हो जाते हैं और जो दूसरे सैल्यूट हैं वो पास आउट नहीं हो पाते। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है, जैसे यहाँ इसने एक वर्ड लिखा हुआ है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कंसीडर्ड consisted of large number of microscopic capillaries which are not wetted by the solvent। ये सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं उसके साथ वेटिंग का मतलब ये था, जैसे आप ये आपने टर्म वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि जो पानी है वो सर अपनी जो अडहेसिव जो जिस मटेरियल के अंदर वो मौजूद है उसके साथ अट्रैक्शन शो कर सकते हैं, और जो नॉन वेटिंग होते हैं वो उसके साथ अट्रैक्शन शो नहीं करते। जैसे मरकरी की वहां आपने बात की कि वो दीवारों के साथ चिपका नहीं रहता, लेकिन पानी दीवारों के साथ चिपक जाता है, तो उसे वेटिंग कहा था, उसे नॉन वेटिंग कहा था। तो कहते हैं जो सॉल्वेंट है वो यहाँ चिपका नहीं रहता, वो मूव आउट करता रहता है, तो वो उसके साथ जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कैपिलरीज हैं उनके साथ चिपक के नहीं बैठता, बल्कि उनके साथ साथ आगे दूसरी तरफ मूव कर जाता है। इस वेटिंग बिहेवियर की वजह से या जो आपका है उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये इंटरेक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। एक टर्म और लिखी इसने कि वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्वेंट साइड इज ग्रेटर देन ऑन द सोल्यूशन साइड। इस सॉल्वेंट वाली साइड पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, जाहिर बात है वो तादाद में ज्यादा है, और दूसरी साइड पे वो कम है तो उसकी प्रेशर भी कम है, तो वो फिर मूव करके दूसरी तरफ चले जाते हैं।